हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार एसएससी सेकंड इंटर स्तरीय एग्जाम के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, यहाँ पर देख भी सकते हैं। एडुटेरिया बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, इस बुक को हम लोग कवर कर रहे हैं। और देखिए, इस बुक में टोटल 15 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। आज हम लोग सेट नंबर 2 को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको सेट नंबर 1 को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है सेट नंबर 1 को तो ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्ज़ाम की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार एसएससी इंटर भर्ती परीक्षा 2023-24 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को जल्दी से लाइक कर देंगे और जब सेशन समाप्त हो जाएगा पूरा सेट लगा लीजिएगा, तो इसका लिंक कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार एसएससी सेकंड इंटर स्तरीय एग्ज़ाम के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, यहाँ पर आप देख भी लीजिए, बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट्स। आज हम लोग सेट नंबर 2 को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करेंगे। सेट नंबर 1 ऑलरेडी मैंने कल कवर कराया हुआ है पूरी डिटेल में। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ फ्रेंड्स, ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है। देखिए, अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलेंगे। इससे क्या होगा कि बेहतरीन तरीके से आपका रिवीजन होते चलेगा और साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको ध्यानपूर्वक ज़रूर सुनेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फ्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो फ्यूज़ में उपयोग होने वाला तार का प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न होता है। प्रश्न बनता है कि फ्यूज में उपयोग होने वाला तार का प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न होता है। जब परिपथ में ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किटिंग के कारण बहुत अधिक धारा प्रवाहित हो जाती है तब फ्यूज का तार गर्म होकर के पिघल जाता है, जिसके फलस्वरूप परिपथ टूट जाता है और उसमें धारा प्रवाहित होनी बंद हो जाती है, जिसके कारण परिपथ से जुड़े जो उपकरण है वो ख़राब होने से बच जाते हैं। अच्छा, फ्यूज़ तार जो है यह सदैव लाइव वायर में जोड़ा जाता है, यानी कि विद्युन्मय तार में जोड़ा जाता है। फ्यूज़ जो होता है, फ्यूज़ का तार हमेशा यानी कि सदैव विद्युन्मय तार में यानी कि लाइव वायर में जोड़ा जाता है। और देखिए, फ्यूज़ तार सीसा एवं टीन के मिश्र धातु का बना होता है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं जो मैंने आपको बताए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्युत के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत से यह संबंधित है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव्य में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी, तो देखिए बात करते हैं तो उसकी फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होगा, तो कोई भी नहीं होगा, अपरिवर्तित रहती है। अपरिवर्तित राइट आंसर हो जाएगा। और आपको पता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के हाफ के यानी कि आधे के बराबर होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर यानी कि जो वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वे कौन से हैं। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, बिहार एसएससी के द्वारा अब तक जितने भी एग्जाम्स कराए गए हैं, चाहे वह 10+2 लेवल का, इंटर लेवल का हो या फिर सचिवालय सहायक ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं मैं आपको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वीडियो में कवर करवाऊंगा। हिस्ट्री के प्रश्नों को अलग वीडियो में, पॉलिटी के प्रश्नों को अलग वीडियो में, ज्योग्राफी के प्रश्नों को अलग वीडियो में और साइंस के प्रश्नों को अलग वीडियो में। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी ऐसा वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। देखिए, प्रकाश तरंग जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन से वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं, तो वेग और तरंग दैर्घ्य जो है यह प्रभावित होता है। और आपको पता है कि आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है लेकिन उसका वेग और तरंग दैर्घ्य बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर आवृत्ति है, यहाँ पर आवृत्ति है, यहाँ पर आवृत्ति है, तो ये वाला जोड़ा जो है गलत हो रहा है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। देखिए, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है।
ये आपको डायरेक्टली याद रख लेना है 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ। C अपॉन कितना होता है 100 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन कितना 180। अब यहाँ पर आप 160 डिग्री यहाँ पर रख करके देखिए, ठीक है। तो चलिए 160 बटा 100 इक्वल टू F माइनस 32 बटा 180। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो से यहाँ पर नीचे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है, मतलब तिर्यक गुणा जिसको कहेंगे। तो हो जाएगा आपका F माइनस 32 इक्वल टू 16 गुना 18, 16 गुना 18, ठीक है। इस 16 गुना 18 को आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 गुना 18। चलिए करके मैं आपको दिखा देता हूँ 16 गुना 18, ठीक है। देखिए 8 छक्के 48, हासिल 4 आया, 8 कम 8 और 4 12, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 16 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 8, फिर यहाँ पर 8 और ये 288 हो गया। अब ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो 288 प्लस 32 हो जाएगा। तो देखिए 8 2 10, ठीक है, 8 3 11 1 12, और यहाँ पर देखिए 2 1 3 320, यानी कि 160 डिग्री ये डबल हो रहा है 320, ठीक है। फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होगा, तो देख रहे हैं 160 और यहाँ पर 320 आ जा रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 हॉर्स पावर में कितने जूल सेकंड होते हैं। अब कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आपको पता है कि P इक्वल टू पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। अब यहाँ पर आप यूनिट देखेंगे तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्क का जूल होता है और टाइम का सेकंड होता है, तो जूल यानी कि और पर सेकंड, ठीक है ना, वही चीज़ पूछा गया है। तो 746 ही होगा, ठीक है ना, 746 वाट, और 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड होता है, आपको भी पता है, क्लियर है ना। चलिए उसके बाद देखिए लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि, तो देखिए लोलक की घड़ी जो होती है सुस्त हो जाएगी, इसका कारण क्या है, तो गर्मी के दिनों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण वो धीरे धीरे दोलन करता है और इसके कारण इसका आवर्तकाल जो है बढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता भी है कि T इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L अपॉन G होता है, और ये आवर्तकाल जो है यह लोलक के लंबाई पर निर्भर करता है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, एक साधारण लोलक का आवर्तकाल लोलक के लंबाई पर निर्भर करता है, यह प्रश्न बनता भी है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे, और इसका उल्टा हो जाएगा, ठंडी के मौसम में वो छोटा हो जाएगा और तेज़ी से जो है दोलन करेगा, जिससे कि आवर्तकाल बढ़ जाएगा, ठीक है। अतिचालक का लक्षण है, ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का BPSC का प्रश्न है और उसमें आंसर शून्य पारगम्यता दिया गया है, ठीक है। पारगम्यता किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए जाने में उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित सहायता की मात्रा बताता है। अतः अतिचालक की पारगम्यता शून्य होती है, शून्य यहाँ पर आंसर होगा इसका। आपको डाउट होगा, चलिए निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस इसमें से नहीं है, तो देखेंगे यहाँ पर मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर, ये आउटपुट डिवाइस हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो टच स्क्रीन जो है यह एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब जॉयस्टिक जो होता है ये इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करिए, इससे बेहतरीन आपको कोई भी कहीं भी नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पर। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था, सिंपल सा क्वेश्चन है, हेनरी बैकुरल ने किया था, ठीक है ना। हेनरी बैकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज किया था, और रेडियो एक्टिविटी को जो है GM, यहाँ पर मैं लिखता हूँ GM काउंटर के द्वारा जो है मापा जाता है, यानी कि ग्रेगर काउंटर के द्वारा, ग्राइगर काउंटर के द्वारा मापा जाता है, ये GM काउंटर के द्वारा, आप याद रखिएगा। बैकुरल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो आपको पता है कि यह अपबाउ प्रिंसिपल पर है, यानी कि अपबाउ सिद्धांत के द्वारा। अपबाउ सिद्धांत ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अपबाउ सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है और तथा इस स्तर में पूर्णतया भर जाने के बाद उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, और यह क्रम चलते रहता है, और यह नियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का एक सरल विधि भी प्रदान करता है, जैसे कि आप जानते भी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व है, मूल तत्व इसमें से जो है आपका हीरा हो जाएगा। हीरा मूल तत्व है, हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप है जो एक मूल तत्व है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सोप स्टोन। यहाँ पर देखिए सोप स्टोन यानी कि जो टाल्क है यह मुख्यतः क्या है, तो सोप स्टोन यानी कि टाल्क जो है यह मुख्यतः हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट। हाइड्रेटेड शब्द भी इसमें ऐड कर लेंगे तो सुविधा होगा आपका, ठीक है।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है? नहीं पूछा गया है। देखिए, इसमें से अगर हम तांबे की मिश्र धातु की बात करते हैं तो नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पर आंसर देखिए रोज मेटल हो जाएगा और टाइप मेटल, इसमें कि यानी कि तांबा नहीं होना चाहिए। अब देखिए रोज मेटल का कॉम्बिनेशन क्या है, तो रोज मेटल में बिस्मथ होता है, सीसा होता है और टीन होता है। रोज मेटल बिस्मथ, सीसा और टीन होता है, ठीक है, ये मैंने रोज मेटल का बता दिया। टाइप मेटल में क्या होता है, तो टाइप मेटल में आपका एक पीबी होता है यानी कि सीसा होता है, उसके बाद एंटीमनी होता है और टीन होता है। इसमें कहीं भी आप देख सकते हैं तो इसमें तांबा नहीं है यानी कि सीयू इसमें नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। बाकी इसमें पीतल कांसा में होता है, पीतल कांसा, पीतल कॉपर और जिंक का होता है, कांसा कॉपर और टीन का होता है। जर्मन सिल्वर में भी आपको पता है कॉपर, जिंक और निकेल का होता है। रोल्ड गोल्ड जो होता है ये कॉपर और एल्युमिनियम का होता है, ठीक है। गन मेटल कॉपर, जिंक और टीन का होता है। डेल्टा मेटल जो होता है यह कॉपर, जिंक और लोहा का होता है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा की बात करते हैं, बेकिंग पाउडर की। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। फार्मूला होता है NaHCO3 होता है। और एक होता है वॉशिंग सोडा यानी कि धोने वाला सोडा, सोडियम कार्बोनेट इसको कहा जाता है। Na2CO3 इंटू 10H2O इसका फार्मूला होता है। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था जोसेफ प्राउस्ट ने। जोसेफ प्राउस्ट ने, जॉन डाल्टन आपको पता है, इन्होंने क्या दिया था, परमाणु सिद्धांत दिया था। और लेबोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जन्मदाता माना जाता है, ये भी आप जानते हैं। मॉर्फिन जो है यह किससे प्राप्त होता है? देखिए, मॉर्फिन अपरिपक्व फलों यानी कि अनराइप फ्रूट से प्राप्त होती है। पोस्ता के पौधे से अफीम और हेरोइन भी प्राप्त होता है और इसका उपयोग दर्द निवारक औषधि के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर फल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक करेंगे, आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है फ्रेंड्स। 17 नंबर प्रश्न है कि हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? तो फ्रेंड्स, हमारे तंत्र जो है इसमें अधिकतम ATP का उत्पादन क्रेब्स चक्र में होता है यानी कि क्रेब्स साइकिल में होता है, ठीक है। और यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्रेब्स चक्र हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण होता है। पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण क्या है? तो देखिए, पादप कोशिका की बात करते हैं तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और पादप कोशिका में लवक भी उपस्थित होता है, ठीक है। पादप कोशिका में एक तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है और लवक भी उपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है? तो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति याद रखेंगे यह बनी होती है सेलुलोज के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है, चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है बताइए, सभी लोग कमेंट करेंगे। यहाँ मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ MYRMECOLOGE, यानी कि चींटियों का अध्ययन जो है यह मर्मिकोलॉजी कहलाता है। मैंने अंग्रेजी में भी लिख दिया, यहाँ पर देखिए मर्मिकोलॉजी दिया गया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हर्पेटोलॉजी जो है ये सरीसृपों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए निमेटोलॉजी है, निमेटोलॉजी जो है यह गोल कृमि का अध्ययन कहलाता है। और नीडोलॉजी जो है ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं, नीडोलॉजी यह पक्षियों के घोंसले का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा अंग वसा को तोड़ करके कोलेस्ट्रॉल बनाता है? अच्छा प्रश्न है। तो यह यकृत है, लीवर है, ठीक है। यकृत कोशिका वसा उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये वसा को तोड़ करके कोलेस्ट्रॉल बनाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी कौन सी है? चारों ऑप्शन को मैं बताऊंगा। देखिए, कलाई की जो हड्डी होती है ना, कलाई की हड्डी, उसको हम लोग कार्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पलस या कार्पल पढ़िए, ठीक है। अच्छा, हथेली में जो हड्डी पाई जाती है इसको मेटाकार्पलस कहा जाता है। मेटाकार्पलस की संख्या कितनी है? तो एक हाथ में 5 और दूसरे हाथ में 5, यानी कि टोटल 10 होती है। इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है।
अच्छा यहाँ पर देखिए अब ह्यूमरस क्या है। ह्यूमरस जो है यह ऊपरी जो बाहु है, ऊपरी भुजा है, इसकी हड्डी को ह्यूमरस कहा जाता है। और रेडियो अल्ना जो है ये अग्र बाहु की हड्डी को कहा जाता है, रेडियो अल्ना। कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है? विटामिन ई आपको पता है टोकोफेरॉल, ठीक है, इसको टोकोफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता है इसकी कमी से नपुंसकता, बांझपन, ये सब रोग होता है, ठीक है। टोकोफेरॉल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। बायोटीन विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का है। क्लियर ना? चलिए उसके बाद देखिए विडाल टेस्ट, विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? विडाल परीक्षण टाइफाइड रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका नाम फ्रांस के जीवाणुविद जॉर्ज फर्नांड विडाल के नाम पर जो है रखा गया है। याद रखेंगे, करेक्ट आंसर यहाँ पर टाइफाइड हो जाएगा। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है? यहाँ पर देखेंगे एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये एक पादप हार्मोन होते हैं, ठीक है। और एक फ्लोरोजिन्स होता है पादप हार्मोन जो कि फूलों के खिलाने में सहायक होता है। और एक एथिलीन होता है, पादप हार्मोन ही है, एकमात्र गैसीय हार्मोन है एथिलीन जो कि फलों के पकाने में सहायक होता है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका एब्सिसिक एसिड हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल। जिब्रेलिन एक वृद्धि हार्मोन है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायक होता है पादपों के। चलो उसके बाद देखिएगा कि साल का टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? साल का टीका यानी कि बताएंगे पोलियो का टीका। जोनास साल्क ने इसकी खोज किया था, तो राइट आंसर यहाँ पर पोलियो हो जाएगा, वायरस से होने वाला रोग है। अच्छा, पोलियो ड्रॉप की खोज एल्बर्ट सैबिन ने किया था। क्लियर? चलिए, अच्छा चेचक के टीके का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। तो आर्टिकल 312 आपको भी याद होगा, अनुच्छेद 312 संसद को किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा को सृजन करने का अधिकार देता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए राज्यसभा के द्वारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे 27 नंबर। देखिए किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? तो यह कौन सा वाद है? तो यह 1980 का मिनर्वा मिल्स वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? राज्य सूची के समय विषय में, और कब? तो राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के समय। तो यह अनुच्छेद 250 है। इसके अंतर्गत यह उपबंध है कि आपातकाल उद्घोषणा के समय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? नहीं पूछा गया है, समवर्ती सूची में नहीं है। चलिए देखिए समवर्ती सूची की बात करते हैं तो इसमें से वर्तमान में 52 विषय हैं, मूलतः 47 हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण तथा न्याय का प्रशासन, ठीक है। इसमें से सार्वजनिक व्यवस्था नहीं है, बाकी सभी जो है ये समवर्ती सूची हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। देखिए राज्यपाल बिल्कुल करता है। भारत का महान न्यायवादी जो कि अटॉर्नी जनरल अभी वर्तमान में आर वेंकट रमनी हैं, ठीक है। केंद्रीय मंत्री भी होते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? तो यह दिया जाता है वित्त आयोग के द्वारा। वित्त आयोग भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत है इसका प्रावधान, ठीक है। और इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 वर्ष में या आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी किया जा सकता है। क्लियर? वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं, यानी कि टोटल 5 सदस्यीय यह एक निकाय है। एक अध्यक्ष होता है और इसमें 4 अन्य सदस्य होते हैं। अभी वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। NK सिंह जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? तो ये व्यक्त करता है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, संसदीय स्वरूप का, याद रखिएगा। क्लियर ना? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे
संविधान की सर्वोच्चता, संसदीय सर्वोच्चता, केंद्र और राज्य संघात्मक विशेषता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, विधानसभा पश्चिम बंगाल में 294 है, ठीक है, बिहार में 243 है, मध्य प्रदेश में 230 है और तमिलनाडु में 234 है, यानी कि इसमें से पश्चिम बंगाल 294 राइट आंसर होगा। देखिए निम्न युगों में से कौन सुमिलित है सही सही, तो यहाँ पर देखिएगा सही सुमिलित अबुल कलाम आज़ाद हिंद स्वराज, गलत दिया गया, आपको पता है हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी का है। इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, ये भी महात्मा गांधी का नहीं अबुल कलाम आज़ाद का है। बाल गंगाधर तिलक कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये दोनों एनी बेसेंट का है। तो यहाँ पर देखिए एनी बेसेंट का ये मैचिंग, न्यू इंडिया सही है, कॉमनवेल्थ भी एनी बेसेंट का ही है, ध्यान रखिएगा। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा आपको याद होगा संविधान सभा के पहले ही अध्यक्ष थे, बेशक अस्थायी ही थे लेकिन अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से, अच्छा गांधी इरविन समझौता हुआ था कब, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है और गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि इसमें से सबसे सुटेबल आंसर है ऑप्शन नंबर ए ही, ठीक है। चलिए पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? अब बहुत लोग कहेंगे बाल गंगाधर तिलक होगा, लेकिन आप पढ़िए अच्छे से, तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ही थे जिन्होंने न्यायाधीश नॉरिस के फैसले के खिलाफ एक क्रांतिकारी लिखा था, इन्होंने एक लेख लिखा था जिसके कारण इनको जेल हुई थी, ठीक है। किसके जो जस्टिस था, जज था नॉरिस, इसी के खिलाफ, ठीक है। तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे पहले। बहुत जगह आप खोजिएगा गूगल वगैरह पर या कहीं भी तो आपको बाल गंगाधर तिलक मिलेगा, लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसका आंसर होगा। देखिए मुंगेर में बढ़ैया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बकास्त भूमि की वापसी थी, वास्तविक मांग थी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको भी याद होगा ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। और 1936 में मुंगेर जिला का जो नगर था बढ़ैया ताल, वहीं पर आंदोलन हुआ था कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर नाव का चिन्ह अंकित मिला है? नाव का चिन्ह, ठीक है ना, यह मिला है यज्ञश्री सतकर्णी के, यज्ञश्री सतकर्णी के जो सिक्का था उस पर नाव का चिन्ह मिला है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका यज्ञश्री सतकर्णी, क्लियर। अगर हम बात करते हैं तो इसके सिक्के पर जहाज, मछली, शंख के भी चित्र मिले हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था कि किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर हो जाएगा। वह एक नवीन धर्म चलाने की कोशिश किया था किंतु अपने मित्र और दिल्ली के कोतवाल के कहने पर छोड़ भी दिया था। अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था? तो यह था, इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या होगा? तो यह प्रवरसेन प्रथम था, वकाटक शासक था यह प्रवरसेन प्रथम, और अपने समय में 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था। और इसी वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय, एक प्रवरसेन प्रथम था ये, ठीक है, और इसी वंश का प्रवरसेन द्वितीय की रुचि साहित्य में थी और इन्होंने सेतुबंध नामक एक ग्रंथ भी लिखा है प्रवरसेन द्वितीय ने। चलिए अगला प्रश्न है कि चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त किया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रथम था, ठीक है ना, राजेंद्र प्रथम राइट आंसर इसका हो जाएगा। राजेंद्र प्रथम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी में दिया गया है। चलिए अच्छा, गंगई कोंड चोलपुरम की स्थापना किसने किया था? गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण किसने किया था? एक बार जरा आप नाम कमेंट करिए तो। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिलान करना है। अब यहाँ पर चलिए मैं आपको बता देता हूँ, तो आपका ऋग्वेद हो जाएगा स्रोत एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद आपका हो जाएगा स्रोत एवं कर्मकांड, और सामवेद जो है ये आपका हो जाएगा संगीतमय स्रोत, और अथर्ववेद ये आपका तंत्र मंत्र और जादू टोना वशीकरण यह आपका अथर्ववेद है। तो इसको मिला लीजिए अब आप लोग, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। देखिए अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था? अशोक को सर्वप्रथम शासक उज्जैन का नियुक्त किया गया था, उज्जैन का प्रशासक इसको नियुक्त किया गया था। और आपको पता है कि अशोक का नाम जो है
अशोक का नाम अशोक सर्वप्रथम मास्की और गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर उज्जैन हो जाएगा। चलिए, अशोक किसका पुत्र था? तो यह बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार का पुत्र था। मौर्य वंश का सबसे महान शासक था अशोक, बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया था? लागू 1878 में किया था लॉर्ड लिटन ने। किसने? लॉर्ड लिटन ने। और इसको निरस्त किया था लॉर्ड रिपन ने 1882 में। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया है? तो यह आरंभ किया गया है इको मार्क। इको मार्क किया गया है। ठीक है, इको मार्क ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा 1991 में दिया जा रहा है। 91 से यह इको मार्क प्रमाण पत्र, इको मार्क। चलिए, उसके बाद देखिए, विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो विश्व का विशालतम जो है यह समुद्र है। ठीक है ना, समुद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? सही क्रम इसमें से आपका हो जाएगा डायटम, उसके बाद क्रस्टेशियाई और हेरिंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर देखिए, डायटम यानी कि स्वपोषी, क्रस्टेशियाई यानी कि शाकाहारी उपभोक्ता और हेरिंग यानी कि मांसाहारी उपभोक्ता। तो ये क्रम बिल्कुल सही दिया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में। ठीक है, आपको भी पता होगा 1973 में। चलिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? बीज बचाओ आंदोलन का संबंध उत्तराखंड से है। उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा, बीज बचाओ आंदोलन। ठीक है, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है इसमें से? तो यह नागार्जुन सागर वन्यजीव अभयारण्य है। क्लियर ना? तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का टाइगर रिजर्व कौन है एकमात्र? तो वाल्मीकि नगर है। ठीक है ना, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपको याद भी होगा। अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो 2018 में दिया गया था। आपको पता है किन को दिया गया था? तो 2018 में यह पहली बार दिया गया था अमिताभ घोष को शायद। ठीक है, एक बार आप कंफर्म करिएगा। तो 2018 यहाँ पर आंसर होगा इसका, अंग्रेजी के लिए दिया गया था। ठीक है, चलिए, 2018 में यह पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि बर्फानी तूफान किस प्रकार का आपदा है? बर्फानी तूफान जो है यह एक वायुमंडलीय आपदा है। वायुमंडलीय यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय प्रमाणिक समय निर्धारित किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। ठीक है ना, पूर्वी देशांतर आपको याद रखना है। और यह इलाहाबाद के समीप नैनी से गुजरती है। और यह रेखा भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ये 5 राज्य आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है। तो महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से। ठीक है ना, वैगनर का। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत 1912 ईस्वी में इन्होंने दिया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है? तो आटाकामा चिली में है। चिली आपको पता है दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पंपास अर्जेंटीना में है, गलत दिया गया। 1 मिनट, सही है, कंपास ब्राज़ील में है। ठीक है ना, कंपास जो है यह ब्राज़ील में है, ये सही दिया गया, पंपास अर्जेंटीना में। उसके बाद देखिए, वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका सही है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया भी से। लानोज चिली में नहीं है। लानोज जो है ना यह पड़ता है कहाँ पर? तो लानोज वेनेजुएला और कोलंबिया में पड़ता है। ठीक है ना, तो ये वाला गलत दिया गया है, इसलिए ये सही दिया गया है। चलिए, उसके बाद बात करते हैं। तो एक आपका पटाना है। पटाना कहाँ पर है? तो ये श्रीलंका में पड़ता है, घास का मैदान, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर देखिए, स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट, यहाँ पर देखिए निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। तो यह भूमिगत जल की है। ठीक है, ये प्रश्न शायद अभी बीपीएससी टीचर में पूछा गया था। क्लियर? चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित नगरों शहर में कौन भारत का पीट्सबर्ग कहलाता है? तो भारत का पीट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। ठीक है, भारत का यहाँ पर पहला इस्पात शहर है। चलिए, 1907 में टाटा स्टील प्लांट जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। बेलाडीला किस प्रकार खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है?
वेलेडिला लॉ एस्क के लिए प्रसिद्ध है। वेलेडिला की खान छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा लॉ एस्क के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली नृत्य से नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मायाधर रावत का। मायाधर रावत का, ठीक है, मायाधर रावत का संबंध ओडिसी नृत्य से है, ओडिसी नृत्य से है, ठीक है ना। जबकि राधा मोहन कृष्ण नायर और वी नारायण मेनन का संबंध कथकली से है। चलिए, विश्व स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बताइए, राइट आंसर क्या होगा? विश्व स्तनपान दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त के दिन मनाया जाता है, 1 अगस्त राइट आंसर हो जाएगा। 2023 में इसका थीम था लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए, रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह बेंगलुरु में है, बेंगलुरु राइट आंसर हो जाएगा इसका। केंद्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे में है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, तेजिंग नार्गे साहसिक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तेजिंग नार्गे साहसिक पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो यह 1993 में, और साहस के क्षेत्र में कार्य करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? शांति का युद्ध काल का परमवीर चक्र है, और शांति काल का अशोक चक्र है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका अशोक चक्र हो जाएगा, और युद्ध काल में पूछेगा तो परमवीर चक्र है, ठीक है। शांति काल का आपका अशोक चक्र, फिर कीर्ति चक्र, और फिर शौर्य चक्र, और शांति काल का और युद्ध काल का परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। चलिए, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1917 में किया गया था पटना विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है, 1917 राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे है? देखिए, ऑपरेशन कावेरी का संबंध जो है यह सूडान में जो वहाँ पर गृह युद्ध हुआ था वहाँ से भारतीयों को वापसी के लिए था। तो भारत सूडान यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है, ठीक है, और इसका अनुसार गरीब बहनों को प्रति माह 1000 रुपये दिए जाना प्रस्तावित भी किया गया है। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं, मैं जानना चाहता हूं कि उनका नाम आप बताइए। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है, चलिए बताइएगा। आप चाहें तो राजस्थान का भी लिख सकते हैं, पहले मध्य प्रदेश का ही आप मुझे बताइएगा। किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांग शुरू की गई? प्रोजेक्ट हिमांग जो है यह किसके द्वारा किया गया था? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया है। 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रा कहाँ पर है? लद्दाख में। उसी के पास दुनिया की सबसे ऊंची मीटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया है, जिसे प्रोजेक्ट हिमांक नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में 3 लोगों के डीएनए वाला बच्चा का जन्म हुआ है? 3 लोगों के डीएनए वाला, बताएंगे। यह ब्रिटेन में हुआ है, ब्रिटेन में हुआ है, ध्यान रखिएगा। 2023 मई की घटना है, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया के तहत ब्रिटेन में 3 लोगों के डीएनए से बच्चे का जन्म हुआ है। IVF प्रोसेस है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ब्रिटेन राइट आंसर होगा इसका। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? पहला स्थान आपको पता है फिनलैंड का होता है, और दूसरा स्थान जो है डेनमार्क का है, ठीक है। भारत का स्थान 126वां है, यहाँ पर डेनमार्क हो जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में CBI का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया है, ठीक है, प्रवीण सूद यहाँ पर होगा आंसर। उसके बाद देखिए, किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सम्मान से सम्मानित किया है? तो यह क्या है? सूरीनाम ने किया है, ध्यान रखिएगा। सूरीनाम की राजधानी जो है यह पैराम्बेरिबो है, यहाँ मैं लिखता हूँ, कहाँ पर है? पैराम्बेरिबो है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो सूरीनाम राइट आंसर हो जाएगा। कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक कौन है? कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है अनीता भारत शाह ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 है कि मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मेडिसिन के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है किसको? तो फ्रेंड्स, ए और बी, यानी कि डू विस्मैन और कैटलिन कारी को ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके को विकसित करने के लिए दिया गया है, ठीक है, mRNA।
अब बताइए इन 75 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही दिया, अपने स्कोर बताइएगा। और देखिए टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पर पूरा कंप्लीट मैं PDF आपको दे दूंगा। देखिए इसके बाद 75 के बाद आप जानते हैं 150 प्रश्न होते हैं मैथ और रीजनिंग का, बाकी प्रश्न है तो पूरा सॉल्यूशन आपको मैथ और रीजनिंग का मैं दे दूंगा। और साथ ही साथ ये GK GS वाला भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा।